नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो ਇੰਡੀਆ KRP 1110 AM ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ रेडियो इंडिया ਦੇ न्यूज डायरेक्टर उमेंद्रा जी जुड़े हुए हैं। उमेंद्रा जी, रेडियो इंडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। गौरव जी और रेडियो इंडिया के सुनने वाले दोस्तों को उमेंद्र सिंह का सत श्री अकाल, नमस्ते और आदाब। गौरव जी, सबसे पहले इस प्रोग्राम शुरू करते हैं न्यूज हेडलाइंस के साथ। और न्यूज हेडलाइंस में कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को RCMP ने ये ब्रीफिंग दी थी कि किस किस तरह से फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंट्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक स्पाईवेयर इस्तेमाल करके उनके ऊपर वो स्पाई कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, या उनकी कॉन्वर्सेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्वर्सेशन को सुन सकते हैं या चुरा सकते हैं। गौरव जी, और जो गौरव जी, कई कैनेडियंस एक सर्वे में दिखाया गया है कि वे अपने घूमने के प्लान्स जो है, ट्रेवल प्लान्स को बदल रहे हैं क्योंकि एयरपोर्ट्स इतनी ज्यादा बिजी है। गौरव जी, और अफगानिस्तान में तालिबान को एक बार फिर से सरकार स्थापित करने हुए 1 साल हो गया। और कई अफगानी, गौरव जी, एक बार ये कह रहे हैं कि कनाडा ने हमें फिर से पीछे छोड़ दिया है, वो कनाडा की तरफ ही देख रहे हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के भूतपूर्व प्रीमियर क्रिस्टी क्लार्क ने कंजर्वेटिव से ये मांग की है, जो फेडरल कंजर्वेटिव है, गौरव जी, कि वे आपस में लड़ाई ना करें और वे उनकी पार्टी जो है और उनकी जो कंजर्वेटिव मूवमेंट है उसमें विभाजन ना लाए, डिवीजन ना लाए। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया में एक बार फिर से, गौरव जी, जो होम सेल्स है वो गिर नहीं रहा है लेकिन प्लमट हो रहा है, बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है जुलाई के दौरान। लेकिन जो प्राइस है, जो दाम है, वो ब्रिटिश कोलंबिया में धीमे धीमे ही नीचे जा रहा है। इस बारे में भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे, गौरव जी। और ये ब्रिटिश कोलंबिया के एक आदमी हिमालयस में साइकिलिंग करने जा रहा है जिससे कि वे बच्चों की एक चैरिटी के लिए पैसे बटोर सके, कलेक्ट कर सके। ब्रिटिश कोलंबिया में पिछले 7 दिनों में कोविड-19 की क्या हाल रही, इस बारे में बातचीत करेंगे। ये कह दूंगा मैं शुरुआत में ही कि जो केस नंबर्स है हॉस्पिटल्स में वो थोड़े थोड़े नीचे जा रहे हैं, गौरव जी। और ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ ऑफिशियल्स ने ये मांग की है कि जो अमेरिकन ब्रिटिश कोलंबिया में आकर मंकी पॉक्स की वैक्सीन ले रहे हैं वो ऐसा ना करें। पहले सभी को वैक्सीन दिया जा रहा था, लेकिन अब ब्रिटिश कोलंबिया के हेल्थ ऑफिशियल्स ने अमेरिकन को मंकी पॉक्स की वैक्सीन लेने से रोक दिया है, गौरव जी। और एक कैनेडियन आदमी को कंबोडिया में गिरफ्तार किया है बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करने के आरोप में। ब्रिटिश कोलंबिया में ज्यादातर कैमलूप्स इलाके में, गौरव जी, मेरिट इलाके में कल बहुत ही ज्यादा थंडर स्टॉर्म्स हुई, सडन स्टॉर्म हुआ जिससे मेरिट इलाके में कई जगह पर फ्लडिंग हो गई, बाढ़ चढ़ गई, गौरव जी। आ, एक महिला को वैंकूवर डाउनटाउन ईस्ट साइड में जब पुलिस वहां से टेंट्स हटा रही थी, वो पुलिस के काम में दखल अंदाजी देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, चार्ज किया गया है, गौरव जी। गौरव जी, साथ साथ में ऐसा भी बताया जाता है कि एक रिपोर्ट में एक ब्रिटिश कोलंबिया की महिला बहुत ही गुस्से में है क्योंकि उनके माता जी को हॉस्पिटल के एक सनरूम में रखा गया था, उन्हें अलग एक रूम नहीं दिया गया था, उनको सनरूम दिया गया था, इसलिए वो बहुत नाराज है। अगर समय रहा इस बारे में हम बातचीत करेंगे, गौरव जी। और गौरव जी, डगलस टोड जो एक कॉलमनिस्ट है वैंकूवर सन के, उन्होंने ये लिखा है कि मेट्रो वैंकूवर में और एक्चुअली सारे कनाडा में और सारे यूनाइटेड स्टेट्स में जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, यानी कि वे लोग जो इंडिया से आए हैं, जिनके एंसेस्टर्स या वे इंडिया से आए हैं, उनकी जो इन्फ्लुएंस है यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में बहुत तेजी से फैल रही है। ये तो हमें पहले से मालूम था, गौरव जी, लेकिन ये भी एक नया रिपोर्ट आया है, इस बारे में भी अगर समय रहा तो हम बातचीत करेंगे। और टीम होटल्स ने ऑफिशियल तौर पे अपना जो नया लोकेशन है, पहला लोकेशन इंडिया में खोल दिया है, तो आपको भी वहाँ डबल डबल मिल सकता है, गौरव जी। अगर आप इंडिया घूमने के लिए जाएं तो आप कनाडा को मिस नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में ही गौरव जी टीम होटल्स है। और साथ साथ में, गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि इंडिया के एक आदमी ने 22 इयर्स की जो एक कोर्ट की लड़ाई है रेलवे से, इंडियन रेलवे से जीत ली है। और ये लड़ाई किस लिए थी, गौरव जी? 21 पेनीज के लिए, 21 पेनी के लिए उन्हें
22 वर्ष इंडियन रेलवे से कोर्ट में लड़ना पड़ा, तब जाकर उनको 21 सेंस मिला। इस बारे में भी हम बातचीत करेंगे गौरव जी। और गौरव जी, ऐसा बताया जाता है कि एक सर्वे में ये दिखाया गया है कि कई कैनेडियंस अपने जो लैंग्वेज है या अपने मातृभाषा है, उससे ज़्यादा अटैचमेंट है उनके कनाडा से। अगर उनको चॉइस दिया जाए कि आप अपने मातृभाषा रखोगे या कनाडा रखोगे, तो वे अपने मातृभाषा ही चुनेंगे। ये एक सर्वे में दिखाया गया है गौरव जी। इस बारे में भी अगर मौका रहा तो हम बातचीत करेंगे। जी, उमेंद्र जी, सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री ट्रूडो, या कह लें कि कनाडा ने जो वादा किया अफगान के साथ, उसके बाद यूक्रेन के लोगों के साथ भी किया है, तो क्या समस्या क्या है? सरकार में समस्या है, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में समस्या है, कहाँ है? वो सभी लोग कह देते हैं कि आप वादा पूरा नहीं कर रहे और हमको अकेला छोड़ रहे हैं। और मुझे ये मालूम नहीं कौन से वादा की वो बात कर रहे हैं गौरव जी, क्योंकि कोई ऑफिशियल तौर पे तो सरकार ने कोई वादा नहीं किया था, लेकिन जो भी कुछ किया था कि हम मदद करेंगे, ताले अफ़गानिस्तान के लोगों को वो मदद करें। गौरव जी, सरकार कोई भी हो, चाहे वो कंज़र्वेटिव हो, चाहे वो लिबरल हो, चाहे वो एनडीपी हो या ब्लॉक की बेकवा हो, फेडरल सरकार को अगर वो सरकार बनाते हैं, तो कहीं पर अगर एक प्रॉब्लम होता है या वो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, गौरव जी, जैसे कि टर्की में हुआ था, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में होता है या कहीं लड़ाई होता है, सिविल वॉर होता है। तो इसका मतलब ये नहीं सभी कनाडा के पास देखते हैं कि पूरा अफ़गानिस्तान के जितने ही लोग हैं, उन सभी को वहाँ से उठाकर कनाडा ही ले आएँगे। ऐसे हो नहीं सकता गौरव जी। लाइक ये बहुत मुश्किल, तो मुझे ये समझ में नहीं आता ये एक्टिविस्ट क्यों बार-बार कह रहे हैं कि कनाडा ने अपना वादा मोड़ दिया। कनाडा ने सबसे ज़्यादा दुनिया में कनाडा ने ही अफ़गानिस्तान के लोगों को लिया है। अगर आस-पास के पाकिस्तान और आस-पास के जो एशियन देश हैं उनको छोड़ के सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान के लोग कनाडा ही आए, और वो कैनेडियन एयर फोर्सेस प्लेन में आए। वो आकर यहाँ पर उनको और उनके बच्चों को सरकार ने घर दी, रहने के लिए जगह दी, इनकम असिस्टेंस दिया, वेलफेयर दिया, मेडिकल केयर दिया और सभी दिया। लेकिन गौरव जी, ये तो आप भी मानेंगे कि सभी हर एक आखिरी अफ़गानी को अफ़गानिस्तान से हम उठाकर यहाँ नहीं ला सकते कनाडा में, इट्स इम्प्रैक्टिकल, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या कोई और जगह हो। तो बार-बार ये कहना कि अरे सरकार ने हमें हमारा वादा नहीं निभाया। शायद सभी का वादा उन्होंने नहीं निभाया, लेकिन कई सारे सारे माफ़ करना, कई सारे अफ़गानी यहाँ पर आए हैं। जब से प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ये सरकार को सँभाले गौरव जी, तब से कई सारे दुनिया के लोगों को मदद किया गया, जिसमें सीरिया के लोग हैं। गौरव जी, कई सारे सीरिया के लोगों को यहाँ लाया गया जब वहाँ पर युद्ध हो रहा था। उस समय 2015 में जब कंज़र्वेटिव सरकार थी गौरव जी उस समय, तब हापा ने ये कहा था कि हम सभी सीरियंस को वैसे ही नहीं लेंगे। हम सभी को उनकी बैकग्राउंड चेक करके, उनकी इंक्वायरी करके ही उनको यहाँ आने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने वैसे ही 40,000 सीरियंस को सीरिया से यहाँ ले आया। फिर अफ़गानिस्तान में जब प्रॉब्लम शुरू हुआ, जब वहाँ से अमेरिकन छोड़ के अफ़गानिस्तान यहाँ आ गए, तो तालिबान टेक ओवर कर लिया, तो भी कनाडा ने कितने सारे अफ़गानी को वहाँ से लेकर यहाँ पर आए। गौरव जी, अब कितना और अफ़गानिस्तान को यहाँ के अफ़गानी को यहाँ लाना चाहेंगे? अगर कनाडा ने ज़बरदस्ती सभी अफ़गानी को अफ़गान से लेकर कनाडा आ गए, फिर भी लोग शिकायत करेंगे कि आपने सभी अफ़गानीज़ को वहाँ से लेकर आप यहाँ आ गए। तो सरकार इस बारे में कुछ कर नहीं सकती, लोग हमेशा शिकायत ही करते रहेंगे। बहुत सारे गौरव जी यहाँ पर जो अफ़गानी हैं, वो आए हुए हैं। ऐसा बताया जाता है कि शुरुआत में जब शुरू हुआ तो 17,000 राइट अवे अफ़गानीज़ आ गए थे कनाडा में थ्रू अ रीसेटलमेंट प्रोग्राम। उसके बाद भी कई और हज़ारों के हज़ारों अफ़गानीज़ आए हुए हैं। फिर बाद में वो ये कहने लगे कि वो जो प्रेस में काम करते थे जर्नलिस्ट, उनको मौका दो, वो आए, उनको भी मौका दिया गया। फिर बाद में ये कहा गया कि वे लोग जो कैनेडियन मिलिट्री के साथ काम कर रहे थे, उनको, उनके बच्चों को, उनके बच्चों के बच्चों को, उनके कज़िन्स को भी मौका दो, उनको भी लाया जाए। बहुत बड़ा संख्या में उनको भी लाया गया, और कितने अफ़गानी को लाना चाहिए यहाँ पर, ये मैं नहीं जानता। जी। उमेंद्र जी, आरसीएमपी पर शिकंजा कसा हुआ था, पार्लियामेंट्री कमेटी सवाल पूछ रही थी, तो अभी उन्होंने कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस का मामला सामने आ गया है। तो ये किसी तरह का कोई एक्सक्यूज तो नहीं है जब इतना मामला तूल पड़ गया तो? हाँ, डिस्ट्रैक्शन ही है गौरव जी, क्योंकि ये जो एथिक्स कमेटी है, वो इस बारे में जानना चाहती थी कि जो हमारी आरसीएमपी है, वो किस तरह से
इन लोगों को किस तरह से कैनेडियन लोगों की जो कम्युनिकेशन है, चाहे वो सेल फोन पे बातचीत हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो या ईमेल मैसेजेस हो, किस तरह से आरसीएमपी अपना स्पाईवेयर यानी कि स्पाई करने वाले चुप के सुनने से वाले जो आपकी कन्वर्सेशन है वो इक्विपमेंट वो इस्तेमाल करके कैसे हमारी बात सुनते थे, और क्या ये कानूनी है, वो क्या आरसीएमपी ये कर सकती है बिना वारंट का किसी का बात वो अगर सुनना चाहे, किसी का टेक्स्ट पढ़ना चाहे, टेक्स्ट मैसेज क्या पढ़ सकती है या नहीं। इस बारे में जब इंक्वायरी शुरू हुई इस हफ्ते के शुरुआत में, तो तुरंत ही गौरव जी आरसीएमपी ने ये कह दिया कि नहीं, हम आपको कुछ नहीं बताने वाले। उन्होंने कनाडा के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के जो एथिक्स कमिटी है उनको इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया, जिससे कि जो चेयरपर्सन है इस कमेटी के वो बहुत ही नाराज हो गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्होंने ये कहा कि हम हुक्म दे रहे हैं आरसीएमपी को, यहाँ कर आकर हमें बतलाओ कितने आपके पास ये स्पाईवेयर है, कितने लोगों की आपने बातें सुनी, कितनी लोगों की टेक्स्ट मैसेजेस आपने चुपके से पढ़ी है, हम ये जानना चाहते हैं, और क्या आपके पास वारंट है ये सब करने के लिए कि वैसे ही आप कर रहे हो। लेकिन आरसीएमपी इनको इंफॉर्मेशन देने से इनकार कर दी, और अब इसी कमेटी के सामने गौरव जी आरसीपीएम माफ करना आरसीएमपी के जो टॉप नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर हैं मार्क फ्लिन, उन्होंने डिस्ट्रक्शन करने के यानी कि जो एमपीज की अटेंशन है आरसीएमपी से हटाने के लिए, मेरे ख्याल से उन्होंने ये कहा कि हमने तो पहले से सभी एमपीज को ये चेतावनी दी है कि बाहर के जितने भी सीक्रेट एजेंट्स है और जो हमारे देश के जो राइवल देश के यहाँ पर जो एजेंट्स है एजेंसीज है, वे स्पाईवेयर इस्तेमाल करके हमारे एमपीज के बात सुन रहे हैं, हमारे एमपीज की कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, उनके ईमेल पढ़ रहे हैं, उनके टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। और हमने आगे से यानी कि आरसीएमपी ने आगे से सभी पॉलिटिशियंस और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से ये कहा है कि फॉरेन स्टेट्स आपके बात सुन रहे हैं, आपके टेक्स्ट सुन रहे हैं, सोफिस्टिकेटेड स्पाईवेयर इस्तेमाल करके आपकी मैसेजेस को वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो बच के रहियो। तो इस बात जब जैसे ही माइक फ्लिन ने ये स्टेटमेंट दिया तो लोग घबरा से गए, एमपीज घबरा से गए, वो आरसीएमपी के माफ करना आरसीएमपी के स्पाईवेयर के बारे में भूल गए, और ये पूछने लगे कि हाँ कौन से ये ऐसे फॉरेन देश है जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के और हमारे कैनेडियंस के ऊपर स्पाई कर रही है। तो इस बारे में इंक्वायरी चल रही है गौरव जी, मेरे ख्याल से ये आरसीएमपी का एक चाल था, जिससे कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है और एथिक्स कमेटी के मेंबर्स है वो आरसीएमपी के स्पाईवेयर के बारे में भूल के बाहर के देश के जो स्पाईवेयर यहाँ पर एजेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उस बारे में सोचने लगे। सुमित्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया में जुलाई महीने के घरों की सेल्स कैसे रही और प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं, इसके बारे में बताएं। गौरव जी सेल्स तो नीचे जा रही है, प्राइसेस भी नीचे जा रही है, लेकिन धीमे धीमे प्राइसेस उतना नीचे नहीं जा रही है जितना सेल्स जा रही है, लेकिन कई जगह पर शायद प्राइसेस जो है थोड़ी सी ऊपर भी गई है। वो इसलिए शायद लोग ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मौका तो नहीं चला गया, चलो अभी भी हम कोशिश करते हैं हाई प्राइस डिमांड करके, शायद हमारे मकान जो है या बिल्डिंग है जो बिक जाए। गौरव जी जो नंबर ऑफ रेसिडेंशियल होम्स ब्रिटिश कोलंबिया में सोल्ड है जुलाई के नीचे, वो बहुत ज़्यादा से नीचे गई हुई है, और लेकिन जो दाम है उतने नीचे नहीं जा रही है। जो बीसी रियल एस्टेट एसोसिएशन है गौरव जी, उन्होंने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि 5,600 से भी कम घर बिके हैं जुलाई में, यानी कि 42.4% नीचे गिरा है और वो ईयर ओवर ईयर। जुलाई 2021 में जितने घर बिके थे गौरव जी, उनके मिलान में जुलाई 2022 में पिछले महीने 42.4% कम घर बिके, और 5,600 से कम बिके गौरव जी, बहुत ही कम घर बिके। लेकिन इसके बावजूद गौरव जी ऐसा बतलाया जाता है कि जो एवरेज होम प्राइसेस है ब्रिटिश कोलंबिया में, वो बढ़कर ऊपर 923,449% डॉलर्स हो गया, माफ करना, वो बिल्कुल 3.6% आया है जुलाई 2021 में। ऐसे यानी कि जिस दाम में जो एवरेज दाम में घर बिक रहा था जुलाई पिछले साल में, उस मिलान में जुलाई इस साल में घर की दाम 3.6% से ऊपर है, $923,449। मेरे ख्याल में गौरव जी ये एक केवल एक जो ये कहते हैं कि ये जो इम्प्रेशन है लेफ्ट ओवर इम्प्रेशन है, क्योंकि मार्केट तो नीचे जाने लगा है, प्राइस पूरी तरह से नीचे गया नहीं, अभी भी नीचे जा रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा से ऊपर गया। ऐसा बताया जाता है कि ग्रेटर वैंकूवर में जो दाम है
एवरेज दाम है घर के, वो 3.3% से ऊपर गया है। एवरेज दाम ग्रेटर वैंकूवर में $1.2 मिलियन का है गौरव जी। जबकि फ्रेजर वैली इलाके में, जिसमें सरी भी शामिल है, यहाँ पर प्राइस 4.2% से ऊपर गया है जुलाई में। कंपेयर यानी कि 1.15 मिलियन एवरेज दाम है फ्रेजर वैली में घर के गौरव जी, जबकि पिछले साल ये 4.2% से कम था। जी, उमेंद्रा जी लगे हाथ टोरंटो के बारे में भी बता दें ब्रीफ में कि वहाँ पर रियल एस्टेट का क्या हाल है? गौरव जी, टोरंटो में जो रियल एस्टेट का दाम है वो वही माफ करना, अगर टोरंटो में जो रियल एस्टेट का हाल है वही हाल है जो यहाँ ब्रिटिश कोलंबिया में है कि लेकिन टोरंटो में तो सेल्स नीचे जा ही रहे हैं गौरव जी, लेकिन साथ साथ में दाम भी नीचे जा रहे हैं। ऐसा बताया जाता है कि प्रोजेक्ट्स टोरंटो और ग्रेटर टोरंटो इलाके में कैंसल किया गया है गौरव जी। और जो वहाँ पे बिल्डर्स है उनका ये कहना है कि अभी समय नहीं है, कि अभी टाइम नहीं है घर बनाने की, कॉन्डोज बनाने की, कॉन्डो प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। इसीलिए वे हाथ लपेट के बैठे हुए हैं और गौरव जी वे इंतजार कर रहे हैं कि कब जो टोरंटो रियल एस्टेट सेल्स है वो फिर ऊपर जाने लगे। इतना बतलाया जाता है गौरव जी कि जो टोरंटो का रियल एस्टेट है सेल्स है, मैंने पहले कहा था कि ब्रिटिश कोलंबिया में और ग्रेटर वैंकूवर में रियल एस्टेट सेल्स जुलाई में 42.5% से गिरा था, लेकिन टोरंटो में गौरव जी 50% से गिरा है। 50 बिल्कुल आधा हो गया। जो सेल जुलाई लास्ट ईयर में था टोरंटो इलाके में, और इस जुलाई में वो आधा से भी ज्यादा हो गया। और गौरव जी, इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि जो सारे कनाडा में जो मार्केट है वो पूरी तरह से कूल डाउन हो जाएगा गौरव जी। डाउन टाइम जो है कनाडा के रियल एस्टेट मार्केट में गौरव जी, वो अभी हाल ही से खत्म नहीं होने वाला है। वो जाता ही रहेगा, नीचे जाता ही रहेगा। और मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स रीजनल एनालिसिस ग्रुप जो है, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि टोरंटो इलाका में जो प्राइस जो बाइंग फ्रेंजी था, कि एक किसी ने सेल लगाया तो वहां पे लाइन लग जाती थी, एक ने बिड किया तो वहां पे हजारों लोग बिड करने लगते थे, वो जमाना चला गया। ये बाइंग फ्रेंजी जो है गौरव जी, सारे टोरंटो इलाके में खत्म हो गया। ग्रेटर टोरंटो एरिया जो गौरव है, वहां पे होम सेल्स जुलाई 2022 में 47.4% से गिरे हैं। यानी कि पिछले जुलाई के मिलान में 2021 में जितने घर बिके थे उससे 47.4%, ऑलमोस्ट 50% कम पिछले महीने बिके हैं, और कंपेयर टू द सेम पीरियड लास्ट ईयर। और टोरंटो रीजनल रियल एस्टेट बोर्ड के जो डाटा है गौरव जी, उसमें ये दिखाया गया है कि एक 6% मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन भी हो रहा है। यानी कि एवरेज प्राइस जो है, बेंचमार्क प्राइस 6% से गिर रहा है हर महीने। तो आप ये जान सकते हैं कि ना तो केवल वैंकूवर में, माफ करना, ना तो केवल टोरंटो में होम सेल्स भी डाउन जा रही है, लेकिन दाम भी 6%, हर महीने 6% नीचे जा रही है। और जो मार्केट है गौरव जी, उसको ये कहा जाता है कि जो टोरंटो इलाका का मार्केट है, सारे कनाडा का रियल एस्टेट मार्केट जो अभी है वो चिलिंग है, ठंडा है। जी, उमेंद्रा जी ये कई बार टेक्निकल हो जाती हैं सारी टर्म्स, लेकिन आम आदमी को तो सिर्फ सस्ता घर चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि प्राइसेस नीचे जा रही हैं लगातार, तो ये कोई टेम्परेरी फ्लक्चुएशन तो नहीं है? 2023 में क्या हाल होगा? मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था डिसजार्डिन्स की, तो वो बता रहे हैं कि उम्मीद की जा सकती है कि थोड़ी राहत आने वाले समय में रहेगी। हाँ जी, ये तो नहीं कि एकदम से रियल एस्टेट डाउन हो जाएगी गौरव जी। लगता है कि अगले साल, जो ये बैंक की रिपोर्ट आई हुई है क्यूबेक से, कि अगले साल थोड़ी सी राहत मिल सकती है, क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है ज्यादातर ब्रिटिश कोलंबिया में, जो हमारी इकोनॉमी है पूरे सारे रियल एस्टेट के ऊपर ही निर्भर है। और टोरंटो का इलाके का भी यही हाल है कि हम पूरे तरह से टोरंटो, माफ करना, हम पूरे तरह से रियल एस्टेट के ऊपर निर्भर हैं, चाहे वो सेल्स हो या उन घरों को बनाना हो, वो इंडस्ट्री हो, बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये सब अगर बंद हो गया तो लोग कहाँ जाएंगे? और आखिर में लोगों को रहना ही है। कई लोग कई सालों से इंतजार कर रहे हैं गौरव जी कि दाम नीचे जाए तो हमें मौका मिले, खरीदने का मौका मिले। और शायद यही होगा कि अगले साल के शुरुआत से लेकर शायद अगले साल के मध्य तक जो रियल एस्टेट है वो थोड़े थोड़े पिकअप करने लगे। लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह का फ्रेंजी ये 2018, 2019, 2020, 2021 में था, 2022 के शुरुआत में था, उस तरह का फ्रेंजी वापस आने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे शायद रियल एस्टेट मार्केट ऊपर जाएगी। और गौरव जी, यहाँ पर और भी फैक्टर्स है। मुझे ये लग रहा है कि जो फेडरल सरकार है और प्रोविंशियल सरकार है, वो अब इस मार्केट को उस ऊंचाई तक जाने नहीं देगी जहां तक वो पहले थी 2020 में, 2021 में, कि लोग
बिड्स लगा रहे थे। एक प्रॉपर्टी के ऊपर कई डजन लोग बिड्स लगा रहे थे। इस तरह के मार्केट को रोकने के लिए शायद फेडरल सरकार और प्रोविंशियल सरकार कुछ करे, एक बार जब मार्केट नीचे से आकर फिर ऊपर उठने लगेगा तो। और गौरव जी, साथ साथ में हमारे शायद जो नए होने वाले प्रीमिया है डेविड ईबी, अगर वे प्रीमिया बन गए तो वे मेट्रो वेनकूवर में और ब्रिटिश कोलंबिया में वे ये कह रहे हैं कि वे सरकार की जो रिसोर्सेज है उसको इस्तेमाल करके यहाँ पे मिड लेवल हाउसेस, ये नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव लग्जरी हाउसेस, लेकिन मिड लेवल हाउसिंग बनाने के लिए वे सरकार के जमीन और सरकार के रिसोर्सेज इस्तेमाल करना चाहते हैं। और ये नॉन प्रॉफिट होगा, यानी कि ये घर बनाकर वो इस सरकार या सरकार के एजेंसीज बेचेंगे प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं। जैसे कि बिल्डर्स घर बनाते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए ही, जितना पैसे ज्यादा दाम में बिक सके घर बेचेंगे। लेकिन ये डेविड ईबी का ये प्लान है कि घर बनाकर केवल कॉस्ट माफ करना रिकवर करने के लिए ही वे घर बेचेंगे, ना कि मुनाफा बनाने के लिए। तो ये सब को ध्यान में रखते हुए गौरव, शायद अगले साल के शुरुआत से लेकर मध्य तक रियल स्टेट मार्केट फिर उठने लगे। लेकिन उस समय तक पहुंचने के लिए अभी 6 महीने से 12 महीना बाकी है गौरव जी। जी, उमेंद्रा जी, आपने डेविड ईबी की बात की तो एक साबका प्रीमियर क्रिस्टी क्लार्क, उनकी भी बात कर लें। कंजर्वेटिव्स काफी ज्यादा मुश्किलों से दौर से गुजर रहे हैं, तो उनको अभी अपना लीडर भी चुनना है, तो वो क्या सलाह दे रही हैं? गौरव जी, क्रिस्टी क्लार्क का जो ईरा था वो अलग था। वो अचानक से आई और बीसी लिबरल पार्टी को टेक ओवर कर लिया 2011 में, शायद 2012 में, 2011 में प्रीमियर बन गई। एक बार इलेक्शन जीती 2013 में, एड्रियन डिक्स को हराकर, वो एनडीपी के लीडर थे। लेकिन 2017 में वे फिर से मेजोरिटी ना पा सकी और फिर चली गई। और अब वे ये कह रहे हैं कि जो कंजर्वेटिव्स है वे डिवाइसिव पॉलिटिक्स से, यानी विभाजन करने वाली पॉलिटिक्स से दूर रहे। उनका कहना है कि एंड द साइकिल ऑफ डिवाइसिव पॉलिटिक्स। उन्होंने ये कहा है कि बार बार वही कंजर्वेटिव्स आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से विभाजित होते हैं, एक दूसरे से डिवाइडर रहते हैं। ये उन्होंने विनती की उनसे कि ये दूर है। गौरव जी, जो बीसी लिबरल पार्टी है, बीसी लिबरल पार्टी में दोनों फेडरल लेवल के कंजर्वेटिव्स, फेडरल लेवल के लिबरल्स और बीच में जो सब कुछ है फेडरल लिबरल के, माफ करना, फेडरल लिबरल्स और फेडरल कंजर्वेटिव्स के बीच में भी जितने लोग हैं, सभी लोग बीसी लिबरल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। यही इनका गौरव जी, यही इनका वो प्लान था कि प्रोविंशियल लेवल पर एक ऐसा पार्टी स्थापित किया जाए जो पार्टी एनडीपी का सामना कर सके और दो पार्टी यहाँ ना हो। जैसे कि ओंटेरियो में लिबरल्स है और कंजर्वेटिव्स है, प्रोविंशियल लेवल पे वो आपस में लड़ते रहते हैं। उनका कहना था कि हम ब्रिटिश कोलंबिया में एक ऐसे पार्टी चुने जो पार्टी दोनों लिबरल पॉलिसीज उनके हो और कंजर्वेटिव पॉलिसीज हो, जिससे कि हम आपस में लड़ेंगे ही नहीं, केवल एनडीपी के मिल के सामना, यूनाइटेड सामना करेंगे, उनका कहना था। तो उस समय बीसी लिबरल पार्टी, छोटी सी पार्टी यहाँ पर थी, उन्होंने नाम के लिए बीसी लिबरल पार्टी ले लिया। ये नहीं कि ये लिबरल पार्टी थी, ये दोनों कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की पार्टी थी। और हाँ, जैसे कि बीसी लिबरल्स पार्टी को उन्होंने टेक ओवर किया तो वहां पे जो कंजर्वेटिव्स लोग थे वे इंचार्ज में हो गए। सबसे पहले गॉर्डन कैम्पबेल था, 2001 से लेकर मेरे ख्याल से 2011 तक गॉर्डन कैम्पबेल था। वो भी फेडरल लेवल पर कंजर्वेटिव है, लेकिन यहाँ पर बीसी लिबरल का लीडर था और प्रीमियर बना हुआ था। उसके बाद क्रिस्टी क्लार्क, वो भी फेडरल लेवल पर कंजर्वेटिव सपोर्टर है और वे भी लिबरल बीसी लिबरल पार्टी के लीडर बन गई, प्रीमियर बन गई 2011 से लेकर 2017 तक गौरव जी। और उस दौरान वे ना केवल कंजर्वेटिव, फेडरल कंजर्वेटिव्स की अपने कैबिनेट में रखी हुई थी, लेकिन जो लिबरल्स थे उनको भी रखी हुई थी। और अब ऐसा बताया जाता है गौरव जी, उसके बाद जब विल्किंसन बना है लीडर, तब बना था एंड्रू विल्किंसन, तो वो थोड़ा सा लिबरल था। और अब एक बार फिर से जब उनका नया लीडर केविन फेल्कन है, वो फिर से कंजर्वेटिव है गौरव जी और फेडरल लेवल पर। और उन्होंने ये कहा है कि वे चाहते हैं कि बीसी लिबरल पार्टी का नाम ही बदल दिया जाए, जिससे कि कोई ये मिस्टेक में भी ना रहे कि ये लिबरल पार्टी है। ये लिबरल पार्टी नहीं, ये दोनों कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स की। तो इसीलिए आप जब कंजर्वेटिव्स पार्टी की ये लीडरशिप रेस चल रही है तो लोग सोच रहे होंगे कि भूतपूर्व बीसी लिबरल पार्टी के लीडर क्रिस्टी क्लार्क क्यों
ये कह रही है कि कंजर्वेटिव अपने में जो डिवाइसिव पॉलिटिक्स है उनको रोक दे। वो इसलिए क्योंकि क्रिस्टी क्लार्क हाँ, बीसी लिबरल पार्टी की लीडर थी, लेकिन असलियत में तो वे फेडरल कंजर्वेटिव्स हैं और वे ये जानते हैं, सही तरह से जानते हैं कि अगर पिया पोलाम्बिया जैसे कोई लीडर बन गया, तो आपस में वे हमेशा डिवाइडेड ही रहेंगे। उनकी अलग-अलग ग्रुप्स रहेंगे, अलग-अलग अंग रहेंगे, लड़ते ही रहेंगे। जैसे पहले रिफॉर्म पार्टी था और पीसी साहब प्रोग्रेसिव कंजर्वेटिव्स था और कैनेडियन कंजर्वेटिव पार्टी था, आपस में लड़ते रहते थे, उनके वोट्स डिवाइड हो जाते थे, वो लिबरल्स को हरा नहीं पा रहे थे। इसीलिए अब क्रिस्टी क्लार्क ये मांग कर रही हैं कि ये जो विभाजन वाला पॉलिटिक्स है, हमें भूल दे जाना चाहिए। उन्होंने ये बीसी लिबरल पार्टी का शायद एग्ज़ाम्पल देना चाहती है वो कि बीसी लिबरल पार्टी में कंजर्वेटिव्स भी थे, लिबरल्स भी थे और एक-दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, एक-दूसरे की पॉलिसीज़ नहीं पसंद करते। लेकिन एनडीपी का सामना करने के लिए और ब्रिटिश कोलंबिया में सरकार चलाने चलाने के लिए वो ये विभाजन वाले पॉलिटिक्स बाहर रखे थे, एक-दूसरे के साथ काम कर रहे थे और यही क्रिस्टी क्लार्क चाहती है कि फेडरल लेवल पर कंजर्वेटिव भी ऐसा करें। उमेंद्रा जी, एयरपोर्ट्स पर लोगों की हालत हम सबको पता है। पिछले 4-5 महीने से जो हाल हो रहा है रिस्ट्रिक्शंस के हटने के बाद, तो एक कमेटी ने उमर अल गबरा मंत्री को समन भी करना था, सवाल भी उनसे पूछने थे। मुझे नहीं पता उसका हल होगा कि नहीं होगा, लेकिन आप एक सर्वे की बात कर रहे थे कि लोग अपने ट्रैवल्स प्लान्स जो है वो बदल रहे हैं। हाँ जी, ज़रूर गौरव जी। ये एक सर्वे जिसे rates.ca ने किया है, उसमें ये दिखाया गया है कि कई कैनेडियन लोग अपने जो प्लान्स हैं, ट्रैवल प्लान्स वो बदल रहे हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि लंबे-लंबे लाइन में एयरपोर्ट पे खड़े रहें और कई घंटों तक वो लाइन में खड़े रहें। और इस सर्वे में ये दिखाया गया है गौरव जी की 35% ऑफ कैनेडियंस जो प्लान कर रहे थे ट्रैवल करने के लिए बाय प्लेन, बाय एयर, उन्होंने अपना प्लेन बदल लिया, चाहे वो ट्रेन से जाएँगे या कार से जाएँगे या जाएँगे ही नहीं, घर के आस-पास ही रहेंगे, जिसे वो स्टेकेशन करते हैं, यानी कि घर पे ही रहकर वो वेकेशन मनाएँगे। और गौरव जी, ऐसा भी बतलाया जाता है कि ये लोग नहीं चाहते कि ये लंबे-लंबे लाइन पे वो खड़े रहें, फिर प्लेन में जो क्राउडेड प्लेन्स हो, उनमें बैठे रहें और फ्लाइट्स डिले भी हो रहा है गौरव जी, साथ-साथ में उनके बैगेज खो जाते हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए गौरव जी लोग अपने ट्रैवल प्लान्स बदल रहे हैं। और गौरव जी, इस rates.ca के प्लान में ये भी दिखलाया गया है गौरव जी कि अ, rates.ca के सर्वे में ये भी दिखलाया गया है गौरव जी कि 78% ऑफ कैनेडियंस दैट जिन्होंने अपना प्लान बदला है वे ये देख रहे थे कि किसी तरह का ट्रैवल इंश्योरेंस या खरीद ले। कि किसी अगर वे ट्रैवल कर रहे हैं तो किसी तरह के ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर ही वे ट्रैवल करेंगे गौरव जी, शायद उनका भी फ्लाइट्स कैंसल हो जाए तो इंश्योरेंस से उनका पैसे उनको वापस आ जाएँगे। गौरव जी, इस सर्वे में ये दिखाया गया है कि लोगों को इस तरह का इश्यूज़ है जो उनका सामना करना पड़ रहा है और इन इश्यू को सामना करने के लिए लोग कुछ कदम उठा रहे हैं, चाहे वो अपने प्लान्स बदल रहे हैं, चाहे वे इंश्योरेंस ले रहे हैं या कहीं जा ही नहीं रहे हैं, वो यहाँ पर ही रहे हैं। गौरव जी, जॉन सैमुअल है जैसे कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने देखा है ये लंबे लाइनों से लोग को फ़ायदा भी होता है और बहुत उनको बहुत बुरे समय का सामना भी करना पड़ रहा है। I have personally had that friends, family that have had a great experience. Others, of course, have had delayed flights or end up in a location that find them that their luggage hasn't arrived yet. करो जी, तो ये समय में यही दिखाया गया कि लोग अपने फ्लाइट प्लान्स जो है वो बदल रहे हैं। जी। उमेंद्रा जी, ब्रिटिश कोलंबिया के कई बॉर्डर अमेरिका से के साथ लगते हैं, तो हमने पहले देखा कि अबॉर्शन के मामले में ब्रिटिश कोलंबिया के अधिकारियों ने कहा कि औरतें अपना इलाज और जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो लेने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया में आ सकती हैं। अब वो हर चीज के लिए आ जाते हैं तो इनको इतराज हो जाता है। आप बता रहे थे कि मंकी पॉक्स के लिए अमेरिकन ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ मुंह किए हुए हैं। हाँ जी, वो इसलिए कि ये पहले जो था बीसी हेल्थ एजेंसी की पब्लिक हेल्थ एजेंसी की पॉलिसी थी, बीसी हेल्थ ऑफिसर्स की पॉलिसी थी कि जो भी मंकी पॉक्स वैक्सीन चाहे कनाडा के किसी भी अ, क्लिनिक में जाकर मंकी पॉक्स वैक्सीन ले सकते थे। उन्होंने ये सवाल नहीं उठाया था कि आप कैनेडियन हो, क्या आप एलिजिबल हो, आप ब्रिटिश कोलंबियन हो या नहीं, ये सब सवाल नहीं किया जाता था। तो कई अमेरिकन्स ये उठा रहे थे, फ़ायदा उठा रहे थे और गौरव जी जब मंकी पॉक्स इतना ज़्यादा फैला नहीं रहा तब उतना प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन अब तेज़ी से मंकी पॉक्स फैल रहा है सारी दुनिया में और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन्होंने ये घोषणा की है, एक तरह का ये
एक तरह का बहुत बुरा ये वायरस है जो फैल रहा है और ऐसा हो गया है गौरव जी कि लग रहा है कि कोविड की तरह ये फैलने लगा है। तो इससे जो मंकी पॉक्स की वैक्सीन है वो मिल तो रही है लेकिन शॉर्टेज हो रही है। तो सब जो अलग-अलग जो जुरिसडिक्शंस हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो सिटीजन्स हैं उनको पहले ये मिले। तो ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार ने अपनी पॉलिसी को अमेंड कर दिया, बदल दिया है और ये कहा है कि जो मंकी पॉक्स वैक्सीन है जो गौरव जी और अब अमेरिकन से वो ये माँग कर रहे हैं कि वो मंकी पॉक्स वैक्सीन जो वो फ्री में अमेरिकन्स को दे रहे थे, अब वो यहाँ पर ये वैक्सीन के लिए नहीं है। गौरव जी प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया ने पहले जैसे कि मैंने कहा सभी को वैक्सीन दे रहे थे, लेकिन इंक्रीज़ अमेरिकन बहुत ज़्यादा संख्या में अमेरिकन्स अब ब्रिटिश कोलंबिया ट्रैवल कर रहे हैं और किसी कारण नहीं, केवल ये वैक्सीन लेने के लिए वो अमेरिका से यहाँ पर आ रहे हैं। और पो जो हमारी सरकार है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने अपनी पॉलिसी बदल दी है और अपने वेबसाइट भी बदल दिया है। गौरव जी, एक स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट में ये लिखा है, ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई वैक्सीन इज इंटेंडेड फॉर रेजिडेंट्स ऑफ कनाडा एंड दोज विजिटिंग ब्रिटिश कोलंबिया फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड। यानी कि केवल कैनेडियन लोगों के लिए ये वैक्सीन है और ब्रिटिश कोलंबिया में जो लोग बहुत दिन तक यहाँ रहेंगे शायद वर्क वीजा पर, उनके लिए ये वैक्सीन है। डू नॉट ट्रेवल टू वैक्सीन वीसीएच यानी कि वैंकूवर कोस्टल हेल्थ के हेल्थ क्लिनिक पर आप मत आओ यहाँ पर कनाडा में वैक्सीन के लिए। कॉन्टैक्ट अपना लोकल जो पब्लिक हेल्थ यूनिट है उनके लिए इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट करो। गौरव जी, ब्रिटिश कोलंबिया ने 10,000 से भी ज़्यादा डोजेस ऑफ मंकी पॉक्स वैक्सीन को प्राइड वीक के दौरान, जो प्राइड वीक था यहाँ वैंकूवर में, उस दौरान 10,000 से भी ज़्यादा डोजेस दिए थे वैक्सीन के और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर से आए हुए थे, ब्रिटिश कोलंबियन या कैनेडियन थे ही नहीं। और गौरव जी, दोनों यूनाइटेड स्टेट्स में और कनाडा में वैक्सीन की मंकी पॉक्स की वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसीलिए लोग बाहर से कनाडा से कहीं और जगह से यहाँ पर आ रहे हैं। और गौरव जी, जो कैंपेन है वो अभी भी जारी है कि यहाँ के लोगों को पहले वैक्सीन मिले। ब्रिटिश कोलंबिया अभी भी अपॉइंटमेंट्स बुक कर रही है अपने लोकल हेल्थ अथॉरिटी के थ्रू फॉर फर्स्ट मंकी पॉक्स वैक्सीन डोज। कोई एलिजिबिलिटी तो है ही नहीं दूसरे डोज के लिए गौरव जी, अगर आप चाहें तो आपको मिल सकता है, लेकिन पूरा एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि 2 स्पिरिट लोगों को, जो 2 स्पिरिट के लोग हैं जिनको उनको मिल सकता है और वे लोग जो अपने आप को गे आइडेंटिफ़ाई करते हैं उनको भी मिल सकता है, बाइसेक्सुअल लोगों को भी मिल सकता है और वे उन आदमियों को मिल सकता है जो आदमियों की रिश्ता दूसरे आदमियों के साथ है और जो दूसरे आदमियों के साथ सेक्स करते हैं, उन कम्युनिटी को भी अभी ये वैक्सीन मिल सकता है गौरव जी। साथ-साथ में ट्रांसजेंडर पीपल को भी ये जो ट्रांसजेंडर लोग हैं और वे लोग जो अपने आप को गे समझते हैं उनको भी ये जो वैक्सीन है मिल सकता है। गौरव जी, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है मंकी पॉक्स, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ज़्यादातर ये जो बीमारी है, ज़्यादातर ये वायरस जो है, वो उन लोगों में स्प्रेड होता है जो लोग आदमियों से ज़्यादातर रिश्ता रखते हैं। जी, उमेंद्रा जी, आप बता रहे थे ब्रिटिश कोलंबिया में कोविड-19 का हाल, उसके बारे में भी विस्तार में बता दें। हाँ जी, गौरव जी, ये थोड़ी-सी खुश खबर है लेकिन बहुत ज़्यादा खुश नहीं होइए, अपने क्वेश्चन को आप मत फेंकिए। ऐसे बतलाया जाता है कि पिछले 7 दिनों में गौरव जी, अप टू यस्टरडे कोविड-19 के जो केसेज़ है, वो सबसे लोएस्ट पॉइंट पर है 1 महीना में। यानी कि 1 महीना में इतना नीचा कोविड-19 केसेज़ नहीं गए थे ब्रिटिश कोलंबिया में जितना कल था गौरव जी, थर्सडे को। तो हर थर्सडे को पिछले शायद 4-5 महीने से केवल थर्सडेज़ को ही ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार और हेल्थ एजेंसीज रिपोर्ट देती है कोविड के बारे में गौरव जी। और वे रिपोर्ट इस तरह से देती, पहले था कि जहाँ पे वैक्सीनेशन हो रहा तो वहाँ से वे, और जहाँ पे चेक किया जाता था कि आप कोविड से इन्फेक्टेड हो या नहीं, वहाँ से लैब से रिपोर्ट आती थी। लेकिन अब ब्रिटिश कोलंबिया की सरकार केवल ये देखती है कि कितने लोग कोविड से पीड़ित हैं और हॉस्पिटल में एडमिटेड है। शायद अपने घर पे भी बहुत सारे लोग कोविड से पीड़ित हैं लेकिन और घर पे इलाज कर रहे हैं, उनको काउंट नहीं किया जाता। उन लोगों को केवल काउंट किया जाता है जो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। तो गौरव जी, कल यानी कि अगस्त 11 तारीख को 398 पॉजिटिव केसेस थे हॉस्पिटल्स में सारे ब्रिटिश कोलंबिया में और ये सबसे कम है जुलाई 7 से लेकर अभी तक सबसे कम है। और गौरव जी,
ऐसा बताया जाता है कि देयर वर 22 पीपल इन क्लिनिकल क्रिटिकल केयर, माफ करना, आईसीयू में, और ये भी एक लोएस्ट नंबर है सिंस जून 16। तो दी जो इम्पोर्टेंट नंबर्स है, 398 cases of positive COVID-19 cases in hospitals in British Columbia, and out of that 22 people, Gaurav ji, are in intensive care. ब्रिटिश कोलंबिया की रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया है गौरव जी कि जो कोई भी कोविड 19 से पीड़ित है और हॉस्पिटल में एडमिटेड है, उन्हें काउंट किया जाता है। इनमें से शायद वे लोग भी होंगे जो हॉस्पिटल में कोविड 19 के कारण से नहीं आए थे, किसी और कारण से हॉस्पिटल आए थे, लेकिन बाद में उन्हें कोविड पकड़ लिया। इन लोगों को भी काउंट किया जाता है गौरव जी। और थर्सडे का जो अपडेट है, बीसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने ये भी रिपोर्ट की है कि 900 नए नए केसेस अगस्त 6 तक रिपोर्ट किए गए थे। अगस्त 6 तक 900 नए केसेस रिपोर्ट किए गए 7 दिनों में। और लेकिन टेस्टिंग के ऊपर, जैसे कि मैंने पहले कहा, बहुत स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट है, केवल हेल्थ केयर वर्कर्स को ही टेस्टिंग की जा रही है, इसीलिए हमें असली नंबर नहीं मिल रहा है। जी, उमेंद्रा जी, आप बता रहे थे कि ब्रिटिश कोलंबिया के रॉयल जुबली हॉस्पिटल विक्टोरिया में एक मामला हुआ, एक बुजुर्ग औरत को बिना नो कॉल बटन के हॉस्पिटल में रखा गया, तो क्या मसला है? हाँ जी, उसकी जो बेटी है वो बहुत ही अपसेट है, बहुत ही आउटरेज्ड है, वो शब्द इस्तेमाल किया कि आउटरेज, बहुत गुस्से में है कि उनकी माँ को एक हॉस्पिटल के एक सनरूम में रखा गया, जहाँ पर कोई नो कॉल बटन था। हाँ जी, आप सभी लोग ये चाहते हैं कि उनके जब रिश्तेदार हॉस्पिटल में एडमिट हो या वो एडमिट हो, तो उनके टॉप से टॉप सर्विस मिले। लेकिन कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि जगह नहीं होता है, और शायद सनरूम में या कहीं और रूम में रख दिया गया, क्या या एक रूम जिस जो एक व्यक्ति के लिए है, वहाँ पर 2 लोगों को रखा गया, तो इससे लोग अपसेट हो जाते हैं। और ये ऐसा ही लगता है गौरव जी, एलिशिया एलन का हुआ है। एलिशिया एलन का कहना है कि उनकी माँ, जिनको नी रिवीजन सर्जरी अगस्त 8 तारीख को कराना था, उन्हें एक स्टैंडर्ड रूम के लिए पहला रात को रिकवरी के लिए रखा गया, सर्जरी के बाद रखा गया। पहले रात को स्टैंडर्ड रूम में रखा गया, लेकिन दूसरी रात को उन्हें एक सन रूम में मूव कर दिया गया, यानी कि वो रूम जो था, सन, लोग जब आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए जाते हैं, वहां पे सन रूम था। दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड हॉस्पिटल रूम, देयर इज नो बाथरूम, देयर इज नो प्रॉपर लाइट, देयर इज नो सिंक, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली देयर इज नो नर्स कॉल बटन, एलन ने प्रेस वालों को बताया। सो इफ यू नीड अ नर्स, यू कांट easily press the button to get the nurse to come, and you have to yell, यानी आपको जोर से चिल्लाना पड़ेगा नर्स को बुलाने के लिए। एलन ने कहा कि उसकी जो माँ है, वो डोआ बंद नहीं कर पा रही थी अपने रूम के, क्योंकि नर्सेस उन्हें सुन नहीं पाएंगे अगर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो उनका यही शिकायत था गौरव जी कि उनकी माँ की नी सर्जरी हुई रॉयल जुबली हॉस्पिटल में। पहले रात उन्हें एक अच्छा स्टैंडर्ड रूम में रखा गया, दूसरे रात के लिए शायद इमरजेंसी आ गया, कोई और आ गया उस रूम में, उन्हें हटाकर सन रूम में रख दिया। वो रिकवरी कर रही थी, और उनका शिकायत ये है कि ये सन रूम था, स्टैंडर्ड रूम नहीं था, और यहाँ पर कॉल बटन नहीं था, बाथरूम नहीं था। अगर उनको जाना पड़ेगा बाथरूम, या नर्स को बुलाना पड़ेगा, जो चलना कर बुलाना पड़ेगा। तो हाँ, दिस इज नॉट द बेस्ट सिचुएशन गौरव जी, बट इसका इतना मतलब भी ये भी नहीं कि उन्हें वे बिना पूरा रिकवर करते हुए उन्हें घर भी नहीं भेजा गया, उन्होंने उन्हें सनरूम में रखा था। यही इनकी शिकायत थी गौरव जी। सुरेंद्र जी, डाउनटाउन ईस्ट साइड में 3 दिन से हमको पता है कि वो जो टेंट सिटी था उसको हटाने का काम चल रहा है, तो एक औरत को गिरफ्तार किया गया, तो क्या क्या चार्जेस उस पर लगाए गए हैं? और जी, उन्होंने टेंट अभी हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार इस तरह के जब टेंट कैंप्स बन जाते हैं गौरव जी, इनको हटाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। पहले तो वे ज़्यादातर ये जो लोग हैं कहते हैं हम होमलेस, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन जब टेंट्स हटाने की कोशिश करो तो जल्दी से कोर्ट में फाइल कर देंगे केसेस। मुझे मालूम नहीं कहाँ से उनके पास इतना ज़्यादा लॉयर्स आ जाते हैं, और ये भी नहीं एक्सपेंसिव लॉयर्स होते हैं गौरव जी। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पुलिस और फायर चीफ के ये कहने पर कि ये एक फायर हज़ार्ड है, इसलिए टेंट्स को हटाना चाहिए हेस्टिंग्स स्ट्रीट से। पुलिस और वैंकूवर सिटी हटाने की कोशिश कर रही है पूरे सारे हफ्ते भर से गौरव जी। और वहाँ पर कई लोग जो एडवोकेट्स हैं, होमलेस लोगों के एडवोकेट्स हैं, वहाँ पर पुलिस का सामना कर रहे हैं। वैंकूवर सिटी के स्टाफ को रोक रहे हैं कि आप ये टेंट्स यहाँ मत मत हटाओ। तो गौरव जी, इसी इशू को लेकर कुछ हाथापाई हुई थी पिछले मंगलवार को, जिसे पुलिस मिली कहते हैं। मिली का मतलब ये है कि ये ना बड़ा सा क्राउड हो, एक दूसरे को ढकेलना, पुश करना, और इसी दौरान एक
महिला को गिरफ्तार किया गया था। एक महिला को नहीं, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और वे सभी उन सभी को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, जिनके शायद क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाए, लेकिन एक महिला चार्ज किया गया है। गौरव जी, ऐसा बतलाया जाता है कि पुलिस का कहना है कि ये सिटी ऑफ वैंकूवर ऑफिसर्स जो है, उन्होंने पुलिस को कॉल किया था और कार्नेगी सेंटर के पास 3 बजे के पास, और वहाँ पर एक आदमी कंप्यूटर्स और फेंक रहा था। कार्नेगी सेंटर्स में से कंप्यूटर्स निकाल कर बाहर फेंक रहा था। जब पुलिस वहाँ पर गए, तो बहुत बड़े संख्या में एक्टिविस्ट थे, होमलेस लोगों के सपोर्टर्स थे, कम्युनिटी मेंबर्स थे वहाँ पर, और वे ये कह रहे थे कि इस आदमी को अरेस्ट किया जाए। और जैसे वो इस आदमी को अरेस्ट करने की कोशिश किया कार्नेगी सेंटर में, जो कंप्यूटर्स फेंक रहा था, तो जो 7 ऑफिसर्स वहाँ थे, उन्हें घेर लिया गया। एक तरह से घेराव हो गया, जो जैसे इंडिया में होता है गुरुजी, और इन ऑफिसर्स को पीटा भी गया। द इंसिडेंट इज अनदर एग्जांपल ऑफ द ऑफिसर्स फेसिंग वायलेंस व्हाइल ट्राइंग टू मेंटेन a degree of public safety, वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के सार्जेंट स्टीव एडिसन ने कहा। और उन्होंने कहा कि इन लोगों ने 7 ऑफिसर्स को घेर लिया, उन्हें वहां से जाने नहीं दिया, उनके ऊपर कई सामान फेंके, उनको मारा भी, फिजिकली असोल्ट किया। और वैंकूवर ऑफिसर्स जो थे, वो नहीं चाहते थे कि वे हाथ उठाए, जो कम्युनिटी मेंबर्स थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और वैंकूवर के पुलिस ऑफिसर्स का कहना है कि वे केवल अपने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक नवा ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ शुरू हो गया गुरुजी। उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम है आउटस्ट्रीट्स ब्लॉक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम। और तुरंत ही ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर लिया गया है, और ये ऑर्गेनाइजेशन ये कर रही है, ट्राइंग टू स्टॉप पुलिस फ्रॉम रिमूविंग द पीपल। और गौरव जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, वो कार्नेगी सेंटर से वहाँ पे खड़े थे लोग। वहाँ पर एक आदमी भी खड़ा था। जब उस आदमी को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश की, क्योंकि वो कंप्यूटर फेंक रहा था वहाँ से, तो उस समय ये महिला वहाँ पर आकर और बायस्टैंडर से ये कहने लगी कि जो कुछ आपके पास हो, वो लेकर पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर फेंको। और उन्होंने खुद एक लाइट उठाकर एक वैंकूवर पुलिस डिपार्टमेंट के अफसर के ऊपर फेंका, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन्हें गिरफ्तार करके वहाँ ले गई, और इस महिला को अब चार्ज किया गया है। गौरव जी, इस महिला का नाम है एलिन वेस्ट, 44 इयर्स का है, और इन्हें शी हैज बीन चार्ज्ड विद असॉल्ट विद अ वेपन, जब एक अफसर को उन्होंने उनके अफसर के सिर में एक लाइट से मारा। गुरु जी, 3 जी, और लोगों को भी अभी गिरफ्तार किया गया है, उन्हें चार्ज नहीं किया गया। जी। उमेंद्रा जी, आज के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी। रेडियो इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। गुरु जी, आपको भी बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।